नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉस्मो एकेडमी में। जैसा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए हम राजस्थान की एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें टॉपिक वाइज जो उसमें टॉपिक दिए हुए हैं डिटेल सिलेबस में, वैसे अपन एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं। अपन ने स्वतंत्रता आंदोलन वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में अपन ने किया राजस्थान की वेशभूषा आभूषण किया, ठीक है ना। उसके बाद में अपन ने किए राजस्थान के वाद्य यंत्र और प्रमुख कलाकार। 4 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो 5वां टॉपिक लेके आए हैं वो राजस्थान के इतिहास यानी आधुनिक इतिहास से संबंधित है, जो स्पेशली दिया हुआ है वहां स्वतंत्रता आंदोलन, और उसके बाद वाला जो टॉपिक दिया हुआ है वो है राजस्थान का एकीकरण। आप निश्चित मानिए यहां से 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है। राजस्थान कला संस्कृति इतिहास से 20 क्वेश्चन भी दे रखे हैं 20 अंकों के, तो यहां से एक क्वेश्चन पक्का मान के चलिए कि आने की संभावना 100% है, ठीक है ना। और आज की एक क्लास में अपन एकीकरण पूरा करेंगे, और एकीकरण ऐसे नहीं कि आधा अधूरा। जैसे अपन ने वाद्य यंत्र याद किए थे, वहां जुगाड़ देखा था, ट्रिक देखी थी, वहीं के वही अपन ने याद किया। ऐसे ही आभूषण याद किए थे अपन ने, ट्रिक से वहीं के वहीं याद किए थे। ऐसे ही एकीकरण वाली जो आज की क्लास है, यही आपको एकीकरण के साथ जो चरण जहां राजस्थान ने एकीकरण पूरा किया, वो सातों के सातों यहाँ कंप्लीट अपन आज करेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आज अपन शुरू करेंगे राजस्थान का एकीकरण। यहाँ पे हेडिंग आप देख ही रहे होंगे, राजस्थान का एकीकरण की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। और एकीकरण, अब एकीकरण की जब अपन बात करते हैं तो मैं मेनली एक बात करता हूं, जो एनटीपीसी 2019 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये नोट से सीधी सीधी पहली लाइन नोट्स में यही लिखी हुई थी कि जब राजस्थान भारत का पूरा एकीकरण हो रहा था, जब भारत को एक भारतीय संघ बनाया जा रहा था, जब सभी राजपूताना को एक रियासत में एकत्रित किया जा रहा था, यानी भारत, मैं यहाँ भारत की बात करूं तो भारत अलग अलग संघों में बटा हुआ था, ठीक है ना। अलग अलग, जैसे राजपूताना में भी अलग अलग रियासतें थी, वो अलग बटी हुई थी। यहाँ पर लखनऊ वाली अलग थी, मारवाड़ सॉरी एमपी वाली अलग थी, ठीक है ना। तो सबकी अलग अलग रियासतें थी। तो उस समय राजस्थान की कुल कितनी रियासतें थी? 562। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2019 में आया हुआ है। एज इट इज ये पहली लाइन अपन के एकीकरण की नोट्सों में ऐसी की ऐसी लिखी हुई है, जो एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। तो संभावना है कि भविष्य में भी कभी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उस समय राजस्थान की रियासतें कितने, सॉरी भारत की रियासतें कितनी थी? 562। और मैं बात करूं इस समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ सीप कमिश्नर क्षेत्र था। चीफ सीप का मतलब जहां डायरेक्टली अंग्रेज शासन करते थे, ठीक है ना, मुख्यालय जिसको बोलते हैं अंग्रेजों का, ठीक है ना। तो राजस्थान में वो मुख्यालय कहाँ था? अपन ने क्रांति वाले में पढ़ा था कि वो राजस्थान का मुख्यालय कौन सा था? अजमेर। उसको पूरा बोलते थे अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा वाला इलाका, ठीक है ना, अजमेर मेरवाड़ा इलाका, ठीक है ना। और इस समय 3 ठिकाने कौन कौन से थे राजस्थान के? लावा, कुशलगढ़ और निमराना। लावा, कुशलगढ़ और निमराना। लावा टोक में उस समय अभी, ठीक है ना, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में और निमराना अलवर में, ठीक है ना। तो ये अपना 3 रियासतें जो थी वो ये थी। अब इन जो सॉरी 3 ठिकाने थे, इनको नॉन सैल्यूट का दर्जा प्राप्त था। यानी नॉन सैल्यूट जो रियासतें थी या ठिकाने थे वो कितने थे? 3। अगर मैं बात करूं आरएसएसएमबी के पैटर्न की, तो पिछली बार किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है कि राजस्थान की कितनी रियासतें या कितने ठिकाने ऐसे थे जिनको सलामी, तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। तो वो कितने थे? 3। उनको नॉन सैल्यूट स्टेट बोला जाता था, नॉन सैल्यूट स्टेट बोला जाता था, ठीक है ना। तो वो 3 कौन कौन से अपने को याद रखना है? लावा, कुशलगढ़ और निमराना। लावा, कुशलगढ़ और निमराना 3 ठिकाने, 19 रियासतें और एक केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान में उस समय था 562 भारत की रियासतों में, ठीक है ना। इन 19 रियासतों में से एक रियासत ऐसी है या ऐसी थी, जब अपन ने क्रांति बढ़ी तभी भी ये डिटेल में लिखा था अपन ने कि एक रियासत ऐसी थी टोंक, जो कि मुस्लिम रियासत थी। राजस्थान की एकमात्र रियासत जो मुस्लिम रियासत थी, कौन सी थी? टोंक। कुल 19 रियासतें,
3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश उस समय राजस्थान में था। उन 3 ठिकाने, इनको क्या दर्जा प्राप्त था? नॉन सैल्यूट स्टेट का दर्जा प्राप्त था। ठीक है ना। वो तीनों कौन कौन से? लावा, कुशनगढ़ और निमराना। ठीक है ना। अब ऐसी कौन सी रियासत है, क्वेश्चन आया हुआ भी है, राजस्थान की कितनी रियासत जो मुस्लिम रियासतें हैं, या राजस्थान की एकमात्र रियासत जो मुस्लिम रियासत है, कौन सी थी? टोंक। ठीक है ना। तो ये भी याद रखना अपने को। इन अब देखो एक मिनट, राजस्थान में कितनी रियासतें, मैं यही लिख देता हूं एक बार, 19 रियासतें, कुल 562 भारत में थी, 3 ठिकाने, ठीक है ना, और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना। और ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। और 3 ठिकाने कौन से? लावा, कुशलगढ़ और निमराना। इनको क्या दर्जा प्राप्त था? नॉन सैल्यूट स्टेट। नॉन सैल्यूट स्टेट। ठीक है ना। इनको इसका दर्जा प्राप्त था। 19 रियासतें। अब 19 रियासतों में कुछ रियासतें इंपॉर्टेंट है जो अपने को एजीटी याद रखनी है। कौन सी? मेवाड़। क्यों याद रखनी है? क्योंकि ये राजस्थान की प्राचीनतम रियासत है। ठीक है ना। राजस्थान की प्राचीनतम रियासत अगर कोई सी है तो वो मेवाड़ है। क्यों? क्योंकि अपन देखते हैं कि 566-67 में बप्पा रावल इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है ना। फिर मेवाड़ के बाद में एक और नाम मिलता जुलता, मारवाड़। सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी रियासत है, लेकिन एक नाम और आता है सबसे बड़ी में। आप बोलोगे सर जयपुर का भी है, बिल्कुल है, लेकिन जयपुर का सबसे बड़ी रियासत कौन सी में? जनसंख्या में। इसमें अगर एरिया के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ है, लेकिन पॉपुलेशन, जनसंख्या हिसाब से देखें अपन राजस्थान में, तो जयपुर सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है। ठीक है ना। सबसे प्राचीन रियासत यह है, तो एक नाम आपने सुना होगा जरूर इसका, शाहपुरा। नवीनतम रियासत, नवीनतम रियासत। ठीक है ना। नवीनतम रियासत। 4 इंपॉर्टेंट है, चारों को याद रखना है। सबसे प्राचीन मेवाड़, साहब मेवाड़ राजवंश सबसे पुराना, अपन ऐसे भी याद रखते हैं। सबसे नवीनतम शाहपुरा। सबसे बड़ी जनसंख्या के हिसाब से जयपुर, और क्षेत्रफल के हिसाब से मारवाड़ रियासत। ठीक है ना। चारों याद रखनी है अपने को। ठीक है ना। ये देखो, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, और सॉरी, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा सबसे छोटी है। ठीक है ना। अपन ने देखा था शाहपुरा नवीनतम है, सबसे छोटी नवीनतम है झालावाड़ रियासत। ठीक है ना। जयपुर जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी रियासत। तो एज इट इज फैक्ट है ये सारे, कितनी रियासतें, कितने ठिकाने, कितने केंद्र शासित प्रदेश उस समय राजस्थान में थे, एज इट इज कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना। तो अपने को सारे फैक्ट अपने को याद रखने हैं। ठीक है ना। एक उस समय अलग अलग भागों में बटे हुए उस भारत को, उस राजपूताना को एक करने के लिए, उसको एक करने के लिए भारत ने, उस समय भारत के जो बड़े बड़े नेता थे उन लोगों ने एक विभाग की स्थापना पर जोर दिया, और उस विभाग का क्या नाम था? रियासती विभाग। कौन सा विभाग? रियासती विभाग, जिसकी स्थापना सरदार पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को की गई। कब की गई? 5 जुलाई 1947 को। भारत को एक करने के लिए, बिखरे हुए राज्यों को एक करने के लिए, एक पूरा संघ बनाने के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। और सरदार वल्लभ पटेल की सहायता के लिए किसको उसका सलाहकार बनाया गया? सचिव नियुक्त किया गया, वीपी मेनन। किसको बनाया गया? वीपी मेनन। इंपॉर्टेंट है, याद रखने, तीनों याद रखने हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां पढ़ाया जा रहा है। ऐसे समझो कि ये एज इट इज मेरे नोट्स है जो मैंने पढ़े थे या अपडेट किए हुए हैं, और उसको पढ़ना उतना ही जरूरी है अगर आपको नौकरी लेना है, क्योंकि ये केवल एग्जाम के फैक्ट्स हैं। आपको एग्जाम की दृष्टि से अभी ध्यान देना है 3 महीने। आपको पूरी रामकथा पे ध्यान नहीं देना है। बहुत से मैटर आपको मिल जाएंगे, बहुत सी किताबें बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी मार्केट में, जिसके बेसिस पे आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम निकालने की दृष्टि से पढ़ना है तो सफिशिएंट मैटर है यहाँ। ठीक है ना।
तो अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब गठित किया गया रियासती विभाग? 5 जुलाई 1947 को। सचिव कौन थे इसके? वीपी मेनन। वीपी मेनन, ठीक है ना। सरदार पटेल जब रियासती विभाग का गठन करके अध्यक्ष बनते हैं तो उन्होंने एक घोषणा की कि सभी रियासतें, जितने भी अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए राज्य हैं, सभी को भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाना चाहिए और एकता स्थापित करनी चाहिए, ठीक है ना। तो सरदार पटेल ने देशी राज्यों को एक संघ में शामिल होने के लिए एकता बढ़ाने की अपील की। और इंपॉर्टेंट यहां से आता है, बीकानेर महाराजा थे उस समय शार्दुल सिंह, उन्होंने इसका स्वागत किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजपूत शासक बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या है साहब, रियासती विभाग ने, पटेल ने उस समय कुछ शर्तें रखी, क्योंकि ऐसे तो राजा अपने राज्यों को छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे तो कोई रियासत जो स्वतंत्र है वो किसी एक राज्य का हिस्सा बन के तो रहने वाली नहीं है, एक देश का हिस्सा तो बन नहीं सकती वो, क्योंकि उसकी जो पावर है वो खत्म हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो इन्होंने जोड़ दिया कि 3 टाइप के इन्होंने पत्र तैयार किए, ठीक है ना। ऐसे समझो, एक जो सीधे सीधे सम्मिलित हो जाए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाला, ठीक है ना, अधिमिलन, अधिमिलन जिसको कहते हैं, ठीक है ना। एक था कि हाँ आपको कुछ रियायतें दी जाएगी, आप उसके सहमति के आधार पे उसमें सम्मिलित हो सकते हो, ठीक है ना, जैसे जम्मू कश्मीर को सम्मिलित किया बाद में, ठीक है ना। तो उसकी कुछ कंडीशंस रखी गई थी। लेकिन जो सीधा सीधा मिलन हो रहा था, अधिमिलन जिसको कहते हैं, दो रियासतें सीधे सीधे मिलने की इच्छुक थी, अधिमिलन पत्र उसको कहा गया और उसको इंग्लिश में कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले शासक कौन थे? बीकानेर के नरेश शार्दुल सिंह। कौन? बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह। इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। ऐसे ही राजस्थान में 2 ऐसे राजा थे जो कहीं ना कहीं उनको सम्मिलित होने की मंशा नहीं थी, वो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते थे। कौन थे? एक तो जोधपुर, जो उस समय की सबसे बड़ी रियासत, और इस समय राजा था वहां हनुमंत सिंह। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एकीकरण के समय जोधपुर का राजा कौन था? हनुमंत सिंह। और उस समय धौलपुर एक रियासत, और इसके राजा थे उदयभान सिंह, ठीक है ना। जोधपुर तो इसीलिए सम्मिलित नहीं होना चाहता था कि वो एक अपना अलग वो चाहता था शासन, ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ी रियासत है ये, राजस्थान की सबसे, राजपूताना की सबसे बड़ी रियासत है जोधपुर। तो वो कैसे इतनी बड़ी रियासत, कैसे एक संघ में सम्मिलित होके स्वयं को सिमट ले, स्वयं के स्थायित्व को सिमट ले, ठीक है ना। तो इस पे ये राजी नहीं थे, ठीक है ना। उधर पाकिस्तान से इनको ऑफर मिल रहा था कि आओ भाई राजा बनो, मतलब पाकिस्तान वाले ऑफर कर रहे थे उस समय कि आपको पूर्णता दी जाएगी वहां, जैसे आप यहां शासन कर रहे थे वैसे ही आपको पूर्ण स्वायत्ता दी जाएगी उसमें। और ऐसे ही इन्होंने एक आदमी को और अपनी तरफ मिल लिया कि एक से भले दो सही भाई। तो दूसरा कौन था? धौलपुर का उदयभान सिंह। भाई अंधों में काना राजा, वही कहावत यहां लागू होती है कि पाकिस्तान खुद अंधा और उसमें इन दोनों कानों को लेने वाले थे ताकि उनका स्थायित्व बना रहे और राजस्थान को तोड़ दिया जाए और इनको जो सबसे बड़ी रियासत है इनको, इन्हीं को तोड़ दिया जाए। क्योंकि आप देखोगे जब नक्शा देखते हो ना राजस्थान का, तो आप देखना ये पश्चिमी राजस्थान लगभग 2/3 एरिया कवर करता है, सॉरी 1/3 एरिया कवर करता है राजस्थान, ये पश्चिमी एरिया अकेला, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको सम्मिलित करना वो आवश्यक समझ रहे थे। और एक जो ज्यादा उछल कूद कर रहा था, क्योंकि ये वाला जो इलाका था, धौलपुर वाला इलाका था, वो किसकी साइड में था? उदयपुर, सॉरी यूपी वाले इलाके टच में। अब यूपी वाले खुद अलग चाह रहे थे, वो तो खुद अलग बन रहे थे। अब ये चाह रहे थे कि अपन इधर भी ना सम्मिलित होके इधर पाकिस्तान वाले बॉर्डर में अपन सम्मिलित हो जाते। अब ये कहां तक पॉसिबल था भाई? मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला छोर इधर वाले छोर में मिलना चाह रहा है, तो बीच वाले क्या इसका विरोध नहीं करेंगे? क्या करेंगे? अगर आप कहीं ना कहीं अगर ये मिल जाता है तो आप समझो राजस्थान के टुकड़े होना संभावित था कि नहीं था? अवश्य हो सकते थे। लेकिन ये देखो, जोधपुर हनुमंत सिंह और धौलपुर राजा उदयभान सिंह, भोपाल नरेश हमीदुल्ला खां। अब आप देखो भोपाल मध्य प्रदेश, उस समय एक आपने चेंबर पढ़ा होगा, जब अपन राजस्थान के राजा पढ़ते हैं और वहां कुछ संस्थाएं पढ़ते हैं, तो प्रिंस एक चेंबर था, नरेंद्र मंडल, ठीक है ना, ठीक है ना। उस समय जब राजस्थान का एकीकरण भारत का हो रहा था, ठीक है ना, स्वतंत्रता के बाद के समय, तो उस समय इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे? भोपाल नरेश,
ठीक है ना। भोपाल नरेश चाहते थे कि मैं अपनी पूरी स्वायत्ता उधर सौंप दूं, ठीक है ना। लेकिन सरदार पटेल को यह कतई मंजूर नहीं था, क्योंकि सरदार पटेल मानते थे अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं, ठीक है ना, अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं तो ये एमपी वाला इलाका, अगर मैं ये राजस्थान की बात करूं, ये गुजरात वाला इलाका, ये एमपी वाला भी इलाका, लगभग मिड में, लगभग मिड में। अगर भोपाल ये हिनाकत करता है कि मैं पाकिस्तान में मिलना चाह रहा हूं, तो आप समझो भारत के हृदय में एक कोड़े जैसा काम करेगा वो। अगर हैदराबाद, जो बड़ी रियासत थी उस समय, हैदराबाद छोटी मोटी नहीं थी, लेकिन आप देखोगे कि कुछ समय बाद में वो सिमट के रह जाती है लास्ट तक। बहुत बड़ी रियासत थी हैदराबाद, लेकिन आप देखोगे कि लास्ट में वो इतनी सी रह जाती है। उसका कथन भी पढ़ेंगे अपन, जब वो हैदराबाद के राजा उधर मिलने के लिए कह रहे थे, जब मेवाड़ महाराणा को भी इन्होंने अपनी तरफ मिलाना चाहा, तो हैदराबाद वालों ने लिखा था कि आप भी हमारी तरफ आ जाओ। तो अपन सब मिलके, सब कौन, भोपाल नरेश तैयार, हैदराबाद निजाम तैयार, क्योंकि वो तो खुद मुसलमान थे, ठीक है ना। और वो चाह उधर रहे थे कि अपना अलग से स्टेट बने, और जोधपुर और ये धौलपुर वाले राजा चारों तैयार साहब, ठीक है ना। अब जब हैदराबाद वाले और भोपाल नरेश मिल के मेवाड़ महाराणा को जब ये पत्र लिखते हैं, ठीक है ना, मेवाड़ महाराणा को जब ये पत्र लिखते हैं कि आप भी हमारी तरफ आ जाओ साहब, आपको भी हम फ्री हैंड दे देंगे, ठीक है ना, चिल करना फिर ऐसे जैसे कर रहे हो। लेकिन मेवाड़ महाराणा उस समय कहते क्या है, उनका एक कथन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मैंने बताया ना, पहले हैदराबाद रियासत बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, निजाम इतने व्यस्त हो गए हैदराबाद के कि उन्होंने केवल इतनी सी रियासत छोड़ी बाद में। तो बाद में जब मेवाड़ महाराणा को इन्होंने मिलने के लिए पत्र लिखा, तो मेवाड़ महाराणा का कथन क्या कहता है कि साहब, आप अगर हम भी ऐसा करें ना, तो हमारे भी बुजुर्ग पहले ही आप जितनी रियासत ही छोड़ के जाते। मतलब ना तो मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया और ना मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो हैदराबाद जितनी रियासत ही छोड़ के जाते वो हमारे लिए। आज इतना मेवाड़, जो संपूर्ण भूभाग मेवाड़ आप देखते हो बहुत बड़ा है, ठीक है ना, इतना नहीं छोड़ के जाते, क्योंकि हैदराबाद शुरू में बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी रियासत है हैदराबाद, ऐसे कमजोर नहीं है हैदराबाद निजाम, ठीक है ना। इसकी शक्ति बहुत पावरफुल थी, लेकिन इसने खुद को बाद छोटे भाग में समेट के रख लिया बाद में, ठीक है ना। तो उस समय नरेंद्र मंडल के जो ये मुख्य थे, ये थे भोपाल नरेश हमीदुल्ला का, ठीक है ना। नरेंद्र मंडल भी पढ़ेंगे, 1921 में इसकी स्थापना होती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और ब्रिटिश कंपनी के सामने अपनी मांगे रखने के लिए इसका गठन किया गया था। वो भी अपन इसकी बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो भोपाल नरेश के साथ मिल जाते हैं और पाकिस्तान में मिलने की योजना बनाते हैं। और इससे तो उन्होंने किसको मिलाया, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को पत्र लिखा। किसको लिखा भाई, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को पत्र लिखा। अभी तक तो ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन हो सकता है आ सकता है, क्योंकि इसका कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, जिसके संबंध में मेवाड़ महाराणे ने उनको पत्र में क्या लिखा, मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने तय कर दी थी, यानी मैं क्या करूंगा वो तो मेरे पूर्वज ही बता गए थे, मैं थोड़ी अपनी मर्जी से चल रहा हूं, मैं तो मेरे पूर्वजों के पदचिन्हों पे चल रहा हूं, कह गए महाराणा प्रताप उसी पे चल रहा हूं मैं तो साहब, ठीक है ना। हिंदुआ सूरज ऐसे थोड़ी करते हैं मेवाड़ के महाराणाओं को, हिंदुआ सूरज, ठीक है ना। वो गाना भी तो प्रसिद्ध है ना, मेवाड़ के महाराणाओं के संबंध में, महाराणा प्रताप के संबंध में, ठीक है ना। वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे, ठीक है ना। तो वो एक लिंग जी के तो दीवान है, उनकी तो जो रियासत थी वो क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो एक लिंग जी ने पहले ही डिसाइड कर दिया था। मैं तो उनके आदर्शों का पालन कर रहा हूं, मैं तो केवल उतना कर रहा हूं कि वो कह के गए कि आपको तो इसको संजो के रखना है, एक दे दिया आपको भाई, आपको तो इसको रखना है, मैं तो उतना ही कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं रहा। अगर मैं वैसा करता, मेरे पूर्वज वैसे करते, तो क्या परिणाम मिलता, यदि वे भी थोड़े डगमगाते, यदि वे भी एकलिंग जी के शासन का आदर नहीं करते, वो भी अगर डगमगा जाते, तो वो क्या छोड़ के जाते, हमारे लिए हैदराबाद जितनी रियासत छोड़ के जाते। और उन्होंने ऐसा नहीं किया, और मैं भी ये कलंक अपने माथे नहीं लगाऊंगा, समझ गए। मतलब मेवाड़ महाराणा क्या कहते हैं, जब हैदराबाद और भोपाल नरेश जोधपुर हनुमान सिंह और धौलपुर उदयबान सिंह के साथ मिलकर मेवाड़ महाराणा को मिलने के लिए राजी करते हैं, पत्र लिखते हैं, तब क्या बोलते हैं कि साहब एकलिंग जी के दीवान है हम तो, हमारी तो डिसाइड क्या करना है क्या नहीं करना वो एकलिंग जी ने पहले ही डिसाइड कर रखा है, हम तो कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने भी ऐसा नहीं किया और ना मैं ऐसा करूंगा। अगर वो ऐसा करते मेरे पूर्वज, तो क्या करते, वो हैदराबाद जितनी रियासत छोड़ के जाते। भाई ऐसा क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, हैदराबाद जब शुरू में आप देखोगे, उसका इतिहास पढ़ोगे हैदराबाद के निजाम का, तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ी रियासत थी, बहुत अकूत संपदा उनके पास में सुरक्षित थी।
लेकिन जब अंत तक आते हैं, भारत के आजादी के समय आते हैं, एकीकरण की बात जब आती है, तो आप देखोगे कि वो जितना मैं बोल रहा हूँ 100% था हैदराबाद, तो बाद में आके सिमट के वो 50% ही रह जाता है। ऐसे समझ लो आधा ही रह गया वो तो, ठीक है ना। तो मेवाड़ महाराणा का ये जो कथन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, क्योंकि एकलिंग जी के दीवान वो स्वयं को कहते हैं, ठीक है ना। जैसे महाराणा प्रताप के लिए प्रसिद्ध है ना, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे, वो हल्दी गाठी रो शेर कटे, ठीक है ना। मायड़ ऐसा पूत जने जैसा महाराणा प्रताप, ठीक है ना। तो वैसी बात है यहाँ, ठीक है ना। तो उसी के संबंध में अपने को ये कथन भी याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में किसी में भी अपना इससे पाना पड़ जाए। अरे अपन ने पढ़ा हुआ है तो टिक करके निकल जाए। कई बार होता है, कई बार अपन उन क्वेश्चनों पे, उन पैटर्न्स पे ध्यान नहीं देते, और कई बार वो सीधा सीधा अगली बार वो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। कई बार मैं खुद बता रहा हूं, मेरे नोट्सों में ऐसे कोने में कोई चीज लिखी हुई है, एक लिखा हुआ है ना, तो वो जब मैंने उस एग्जाम की तैयारी की तब वो नहीं आया, लेकिन मैं देख रहा हूं आज के परिप्रेक्ष्य में वो क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका प्रूफ भी मैं आपको विथ डिटेल दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी अपन ये अपना चैप्टर है, इस पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है नरेंद्र मंडल, ठीक है ना। हाँ, अब रियासती विभाग ने कुछ कंडीशनें रखी। रियासती विभाग सरदार पटेल की अध्यक्षता वाला, उसने एकीकरण के लिए सबको सम्मिलित, एक संघ में सम्मिलित होने की अनुशंसा अपील की, लेकिन उसने 3 कंडीशन, मैं बोला ना 2 प्रकार के उसने वो इंस्ट्रूमेंट, वो पत्र रखे कि एक तो पूर्णतः मिल जाओ आप, एक ऐसा कि अगर कोई पृथक भी रहना चाहिए तो आप रह सकते हो, क्योंकि शुरू में किसी चीज को आसानी से इकट्ठा करना आसान नहीं है इतना। जब राजा पूर्ण स्वायत्ता से अपने वहां अस्तित्व लिए हुए हैं राज्य का, तो वो कैसे इतने बड़े राज्य के मालिक एक आपका अंश बन के रह जाएंगे भाई? नहीं रह सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं रह सकते। आप सोचो, घर के किसी मेहमान को आप पूरी स्वतंत्रता दे दो, भाई तू फ्रीडम है, तू आजादी से खेल चिल कर अपनी जिंदगी में, और फिर आप अचानक से उसको एक बांधने का प्रयास करो कि भाई नहीं अब तेरे को ऐसा नहीं करना, अब जो हम बोलेंगे वो तेरे को करना हो, कैसे मान लेगा? सवाल ही नहीं है, विरोध होगा, सब कुछ होगा। तो इसीलिए इन्होंने 2 तरह की योजना अपनाई कि एक तो जो पूर्ण थे राजी राजी शामिल हो जा भाई, एक तो वो बेटा जो बाप बोले और बेटा मान ले, हाँ भाई तेरे को इधर जाना है पापा वही करूंगा, एक बेटा वो जो थप्पड़ मार के माने भाई तेरे को ये तो यही करना है, बस ये 3 चीजें कर ले तू, तो बाद में मैं देख लूंगा। तो वही चीजें कि आप कुछ चीजें मान लो, हमें तो ये दे दो, रक्षा विदेश और ये चीजें दे दो, बाकी आप अपना राज्य करते रहो, आप प्रिवियस दे दी जाएगी राजाओं को, ठीक है ना। वही चीज है। तो रियासती विभाग के अनुसार केवल वे रियासतें ही अपना प्रत्येक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक है। यानी उन्होंने शर्त क्या रख दी, या तो आप पूरे शामिल हो जाओ, या फिर आप ऐसे रूप में शामिल हो जाओ, अलग भी रह सकते हो, अपना अस्तित्व संघ में रहो, लेकिन संघ में अपना एक अलग अस्तित्व आप रख सकते हो। तो उसकी कंडीशन क्या रखी कि वही राज्य ऐसा रह सकेंगे जिनकी 10 लाख की तो जनसंख्या हो, 10 लाख से प्लस, इससे कम नहीं, और 1 करोड़ प्लस की उनकी आय हो वार्षिक। अगर किसी राज्य के पास में ऐसी कंडीशन है कि 10 लाख की तो उसकी जनसंख्या है, 1 करोड़ प्लस उसकी वार्षिक आय है, तो वो अपना अलग अस्तित्व रख सकते हैं, यानी वो रियासत अपना अलग अस्तित्व रख सकती है, अलग प्रभाव रख सकती है। जैसी वो कर चल रही थी, बस उसको शामिल करने के लिए एक साइन चाहिए, भाई हम भारत के ही हिस्से में हैं, हम भारत के ही अंग हैं, बस हम अलग से अपना अस्तित्व बनाए रख रहे हैं, क्योंकि मिलाना था उनको एक बार, कैसे न कैसे उसको उनको साइन करवाने थे। तो उन्होंने अपनी योजना इसी प्रकार बनाई, इसीलिए तो उनको लौह पुरुष कहा जाता है। ऐसे ही इतने बड़े भूभाग की, इतनी बड़ी जनसंख्या की, इतने बड़ी रियासतें जो अपना अलग अस्तित्व बनाए रखी थी, उनको एक साथ लाना इतनी मामूली बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। अरे यार ऐसे समझो कि आप पूरे परिवार को एक नहीं कर सकते, ये तो भारत को एक करने वाली बातें हैं, इतने टुकड़ों को तो वो कौन कर सकता है? सरदार पटेल जी, इसलिए तो उनको लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो शर्त थी वो राजस्थान की 3 ही रियासतें पूरी कर रही थी साहब। अब कौन कौन सी थी वो? सॉरी 4 रियासतें। अब वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। जब मैं बात करूं 4 बड़ी रियासतों की, यही नाम आएंगे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ये 4 रियासतें थी जो रियासती विभाग की उस शर्त का पालन कर रही थी, जो अपना अलग अस्तित्व रख सकती थी। और वो शर्त क्या थी कि 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ प्लस उसकी वार्षिक आय होनी आवश्यक है कि नहीं? ठीक है ना। तो ये अपने को याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान की कौन सी ऐसी रियासतें थी जो 10 लाख की प्लस शर्त और 1 लाख प्लस वार्षिक आय वाली में शामिल होने के लिए रियासती विभाग की उस शर्त का पालन कर रही थी। तो 4 रियासतें कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, ठीक है ना। तो ये याद रखना अपने को, ठीक है ना।
अब कुछ फैक्ट जो अपने को उस समय याद रखने, आप जब पता चलेगा, एक तो धौलपुर जो ज्यादा उछल कूद कर रहा था उधर शामिल होने के लिए, ठीक है ना, ये शरीर में कोडे वाला काम कर रहा था भाई, ठीक है ना। और एक मैं इसके साथ नाम और ले लूं, अलवर। अलवर इसलिए चर्चा में था क्योंकि अलवर के जो राजा थे उस समय, और अलवर के राजा कौन थे? तेज सिंह। आप तेज सिंह का नाम आंदोलनों में पढ़ेंगे, जब किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो वहां तेज सिंह के कुछ जो पालतू सुअर थे उनको मारने की मनाही थी, लेकिन वो किसानों का नुकसान कर रहे थे, उसके विरोध में उन्होंने, अलवर वालों ने मेव किसान आंदोलन किया था सुअरों को मारने के विरोध में। ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है, किस रियासत के किसानों ने सुअरों को मारने के विरोध में आंदोलन किया था? वो अलवर वाली थी, ठीक है ना। तो तेज सिंह जी यहाँ के शासक। अब तेज सिंह जी और इनके प्रधानमंत्री थे बी एन खर्रे। कौन थे? बी एन खर्रे। अब साहब उस समय महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है, नाथूराम जी उनकी हत्या कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसमें इन दोनों का नाम भी आ जाता है, ठीक है ना। आग तो जली जली, लपेटे में कुछ और भी ले चली, ठीक है ना। तो लगाई किसी ने आग, लपेटे में ये दो भी आ गए। हालांकि कहीं ना कहीं अंदेशा था कि उसमें ये भी शामिल थे, पूर्णतः शामिल थे बी एन खर्रे। तो बी एन खर्रे को तो यहां से हटा दिया जाता है और तेज सिंह को राज्य से पदच्युत करके नजरबंद कर लिया जाता है, ठीक है ना। महात्मा गांधी, क्योंकि विरोध होना स्वाभाविक था, इतने बड़े देश के नेता, देश के इतने बड़े नेता जो अहिंसा के पुजारी माने जाते थे, उनकी हत्या में अगर किसका नाम शामिल हो जाए और वो बच जाए, मुमकिन थोड़ी है, ठीक है ना। और उस समय तो आजादी में वैसे ही क्रांतिकारी उफान पे थे, ठीक है ना। तो तेज सिंह को वहां से पदच्युत कर दिया जाता है और दिल्ली में उनको नजरबंद कर दिया जाता है ताकि आग भड़के नहीं, नहीं तो जनता ही उसको लपका दे वहीं के वहीं, ठीक है ना। वहीं उनका ताम दाम तम बराबर सब कुछ बराबर कर दे, ठीक है ना। तो इन दोनों को वहां से निष्कासित कर दिया जाता है और नजरबंद बढ़ा लिया जाता है। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है भाई, अलवर वाली, ठीक है ना। इसी समय महात्मा गांधी की हत्या में अलवर नरेश तेज सिंह का नाम और उनके प्रधानमंत्री बी एन खर्रे का नाम आ जाता है, जिसके कारण उन्हें प्रच्युत करके दिल्ली में नजरबंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। ये भी लाइन, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, अपने को एज इट इज याद रखने, हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। अब अपन ने जब देखा कि रियासतों में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने की बात आई, तो मैंने एक नाम बताया बीकानेर का। और बीकानेर का राजा कौन उस समय? शार्दुल सिंह। अरे है कि नहीं शार्दुल सिंह? याद रखना है भाई, ये आदमी कई बार एग्जाम में अपने को 1 नंबर दिलाया है इसने, तो इसका नाम याद रखना है। तो शार्दुल सिंह हस्ताक्षर तो करता है बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह, लेकिन जैसे ही वो घोषणा होती है तो सबसे पहले घोषणा कौन करता है शामिल होने की? वो करती है साहब जयपुर रियासत, मारो जयपुर। कौन है? मारो जयपुर। मारो जयपुर रियासत, मारो जयपुर है, वो सबसे पहले भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा करती है कि हम एक है, हम एक है, यानी हम सम्मिलित होने के लिए राजी है। लेकिन बीच में बाजी कौन मार जाता है रे? कौन मार जाता है? बीकानेर शार्दुल सिंह। और सबसे पहले साइन कौन कर देता है उस हस्ताक्षर उस पे? बीकानेर शार्दुल सिंह। दोनों याद रखना है, घोषणा जयपुर करता है, ठीक है ना, और साइन कौन कर देता है? शार्दुल सिंह बीकानेर वाले, ठीक है ना। दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय अलवर, भरतपुर, जोधपुर और डूंगरपुर नरेशों ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की। अब मैं बता रहा हूं कि ये तो अलग होना चाहते थे, ये तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। कौन कौन? जोधपुर हनुमान सिंह और धौलपुर उदयभान सिंह। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, डूंगरपुर। अलवर 4 रियासत, भरतपुर, धौलपुर और जोधपुर और डूंगरपुर, डूंगरपुर और जोधपुर, ये चारों भी याद रखना है। अलवर, भरतपुर, जोधपुर और डूंगरपुर, ये चारों भी याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि इन चारों ने अलग रहने की फरमाइश पेश कर दी थी साहब। हम अकेले हैं, एकला चालो रे, ठीक है ना। उस सिद्धांत पे काम कर रहे थे कि हम अकेले थे, हम, हमारा अस्तित्व अलग है, हम अलग ही रहेंगे भाई साहब। लेकिन रियासत विभाग ये कहता है कि तुम अलग रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तो कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही है वाली। तुम्हारी कहां से 10 लाख जनसंख्या होगी यार डूंगरपुर की? कहां से होगी? इतना सा, इतू सा तो छोटा सा तो राज्य है तू, इतनी सी तो तेरी रियासत है, 10 लाख की जनसंख्या कहां से होगी? 1 करोड़ आए, दूर की बात है। उस समय कुछ एक रियासतों की 1 करोड़ की आई थी, जयपुर जैसों की। तो तू तो बात करे ही मत, तू तो वैसे वैसे गया। भरतपुर, अलवर, तुम भी छुट्टे छुट्टे हो भाई, तू ज्यादा उछल कूद कर रहा था, तेरे राजा को वहां ठिकाने लगा दिया, तो तू तो ज्यादा उछल कूद करे ही मत। भरतपुर वाला भी देख रहा है भाई, तुम मामला ठंडा कर लो, मैं भी ठंडा ही रखूंगा, ठीक है ना। बचा कौन? जोधपुर। जोधपुर तो वैसे ही बड़ा रियासत था, इसको तो वैसे ही समझा बुझा के बैठा दिया बाद में, ठीक है ना। जैसे उन्होंने वो प्रयास किया शामिल होने का, लेकिन बाद में सरदार पटेल की सूझबूझता के कारण जोधपुर हनुमान सिंह भी भारतीय संघ में यानी राजपूताना एकीकरण में शामिल होने के लिए राजी हो जाते हैं,
ठीक है ना। तो ये 4 रियासतें भी याद रखनी है जिन्होंने स्वतंत्र होने के लिए नरेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा की कि भाई हम तो अलग रहेंगे। ठीक है ना। और वो कौन सी थी, एकला चालोर है, एकले चलेंगे अपन, तो कौन सी थी, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, डूंगरपुर। लेकिन रियासती विभाग वाली कंडीशन भी याद रखनी है, उसकी वो 4 रियासतें भी याद रखनी है जो उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रही थी। ठीक है ना, याद रखना है भाई। राजपूताना को रियासतों के रूप में, अब देखो वहां से तो प्रयास हो ही रहा था क्योंकि सेंट्रल लेवल पे, भारतीय लेवल पे कौन प्रयास कर रहे थे, पटेल जी। लेकिन अगर पटेल जी सीधे सीधे यहां थोड़ी हस्तक्षेप कर सकते हैं राज्यों में, तो सबसे पहले अगर राजाओं ने किसी ने प्रयास किया तो कोटा के राजा थे भीम सिंह, कोटा महाराजा भीम सिंह, उन्होंने सबसे पहले एकीकरण के लिए काम किया कि अब अपनी दाल गलने वाली नहीं है, अपने को भी एक हो जाना चाहिए और एक होके फिर राज्य के रूप में भारत में मिलना चाहिए। भाई एक तो उनका ये था कि मैं एक एक रियासत जाके भारत में मिले। अब जैसे जैसे रियासतें मिलेगी वो वैसे वैसे एक काउंट होगा, एक रियासत मतलब एक स्टेट काउंट हो रहा है, वो एक भारतीय राज्य, भारतीय संघ में शामिल हो रहा है। और एक पूरी 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश, इतना बड़ा इलाका जब शामिल हो तो वो पूरा एक स्टेट के बहुत बड़ी क्षमता लेके शामिल हो रहा है, तो उसका वर्चस्व वैसा रहेगा। ठीक है ना। तो कोटा महाराजा भीम सिंह थे, उन्होंने सोचा क्यों न हम एक राज्य के रूप में शामिल हो, क्या हो, एक राज्य के रूप में शामिल हो, क्यों नहीं हम सारी रियासतें एक बन जाए और एक होके फिर भारत में शामिल हो। ठीक है ना। तो ऐसा सबसे पहले प्रयास किसने किया भाई, कोटा महाराव। और उस समय कोटा के महाराव कौन थे, भीम सिंह, भीम सिंह, भीम सिंह, याद रखना भाई, भीम सिंह, भीम सिंह, भीम सिंह। ठीक है ना। अब कुछ राजा थे, जैसे मैंने बताया ना, सर्वप्रथम प्रयास ऐसे लिख देते हैं, पहला प्रयास अगर किसी ने किया तो वो किसने किया, कोटा। और कोटा के कौन थे, भीम सिंह। ठीक है ना, कोटा के भीम सिंह। हालांकि इन्होंने केवल एक अपील, मार्मिक अपील जिसको माना जाता है, संवेदनाओं युक्त अपील की थी, लेकिन कोई इसकी बात पे जोर नहीं दे रहा, अरे तू छोटा सा है, बड़े बड़े 4 रियासतें, वही कुछ नहीं बोल रहे। तो फिर बाद में धीरे धीरे जब घोषणा उठने लगी, जब आपस में खुशफुसाहट चलने लगी कि अब तो हो ही जाना चाहिए, नहीं तो सांप भी मरेगा लाठी भी नहीं रहेगी, यानी अब तो जाएंगे एकीकरण में, हम तो सम्मिलित होंगे लेकिन हमारे पास कुछ बचेगा भी नहीं। ठीक है ना, कुछ भी नहीं बचेगा, फिर अपन एक आदमी से नॉर्मल आदमी रह जाएंगे। अभी तो मान लेते हैं उनकी बात, कम से कम वो पेंशन तो देंगे, भारत वाले कम से कम पेंशन, क्योंकि पटेल ने ये कहा था कि आप तो सम्मिलित हो जाओ, हम जो भी राजा है उसको प्रिविलेज देंगे, पेंशन देंगे। भाई मैं बता रहा हूं ना, सारे लोभ लालच उनको दिए गए ताकि वो एक हो सके। ठीक है ना। तो इसीलिए उनको पीरियड्स वाला भी झांसा दिया गया। तो सबसे पहला प्रयास एकीकरण का किसने किया, कोटा महाराव भीम सिंह ने। लेकिन बाद में अपन देखते हैं कि कुछ राजाओं ने भी अपना अपने स्तर पे कुछ प्रयास किए, और उनमें सबसे पहला प्रयास आता है राजस्थान यूनियन बनाने वाला। राजस्थान यूनियन बनाने का सुझाव किसने दिया, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। सबसे पहले प्रयास तो कोटा महाराव भीम सिंह ने किया, लेकिन एक यूनियन के रूप में, राजस्थान यूनियन, कि राजस्थान को एक यूनियन के रूप में अपने को इकट्ठा करना है और ये नाम देना है, तो ये सबसे पहले सुझाव किसका था रे, किसका था, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है ना। इसका वो कथन भी याद रखना है, हैदराबाद जितनी रियासत वाला। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इनका एक सलाहकार था, संवैधानिक सलाहकार जिसको बोलते हैं ना, संवैधानिक पद जिसका, और वो कौन था, इसका संवैधानिक सलाहकार थे के एम मुंशी, के एम मुंशी, मुंशी जी थे। ठीक है ना। इनका नाम अभी फिर पढ़ेंगे अपन पहले चरण में, जब इन्होंने मत्स्य संघ को मत्स्य संघ नाम दिया। ठीक है ना। के एम मुंशी थे। के एम मुंशी ने क्या सलाह दी, इन्होंने क्या सलाह दी, इन्होंने सलाह दी कि अपने को एक सम्मेलन बुलाना चाहिए। ठीक है ना, एक सम्मेलन बुलाना चाहिए। कब बुलाना चाहिए साहब, 1946 की बात कर रहे हैं वो। और कहाँ बुलाने के लिए बोल रहे हैं कि अपन तो उदयपुर में है तो उदयपुर में बुला लेते हैं, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक वातावरण है, क्या पता कोई पिघल ही जाए झाड़, इतनी झीलें झरने प्राकृतिक आनंद लेता हुआ मनमोहक इतना हो जाए कि वो अपनी बात को मान ही ले और अपना जो ये फैसला है वो सही साबित हो जाए। तो एक सलाह सम्मेलन बुलाने की, कब, 1946, और ये जून की बात है साहब, गर्मियों के महीने में। अपन नदियां दिखाएंगे उनको, प्रकृति की ठंडी हवा खिलाएंगे और उनको पिघला देंगे। पिघलाने के बाद अपन क्या कर लेंगे, राजस्थान यूनियन में सम्मिलित होने, वो जैसे ही बैठेंगे शाम को खाना खाने, तो अपन उनको बोल देंगे कि कैसा रहा अतिथि देवो भव वाला स्वागत, कैसा रहा उदयपुर का। जब वो सब संतुष्ट हो जाए, राजी हो जाए, हर्षोल्लास हो जाए, तो क्या करना उनके सामने, एक तुरंत प्रस्ताव रख देना अपने को
कि भाई साहब मजे खूब ले लिए, अब आप आ जाओ एक तरफ। कौन सी? राजस्थान यूनियन वाली तरफ, कि एक संघ बना लेते हैं अपन, तो अपन उदयपुर में चिल करेंगे, आपको दोबारा चिल कराया जाएगा, आप तो एक बार हाँ करो यहाँ, ठीक है ना। तो वो देखते हैं सारे तो भाई छोटे मोटे तो सारे राजी हो गए। ये जो सम्मेलन बुलाया इसमें छोटे मोटे तो सारे राजी हो गए। और छोटे मोटे कौन, किसकी बात कर रहा हूं मैं? अलवर, भरतपुर, कोटा, भीलवा, कोटा, और यानी चार मोटी मोटी रियासतों को छोड़ दो आप, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। इसके अलावा सब राजी, सब राजी, सब राजी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो देखा ही नहीं ऐसा स्वागत। भाई छोटी रियासतें बड़े राजाओं की बात कब टाल सकती है? कभी नहीं टाल सकती। पिछले युद्धों में भी देखा अपन ने, जब बात ना मानी तो तुरंत युद्ध कर दिया, ठीक है ना। वैसे मना लिया अपन ने अधीनता स्वीकार करके, तो सभी स्वीकार करने लगे। लेकिन किसने मना कर दिया? जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, क्योंकि ये तीनों है ना, अस्तित्व वाली बात आ गई। जयपुर तो इसीलिए नहीं अड़ रहा था, मानने पे नहीं तुला हुआ था कि साहब सबसे ज्यादा पावरफुल है तो कौन है? जयपुर वाले हैं। कैसे पावरफुल है साहब? क्योंकि हमने तो युद्ध भी नहीं किए, हमारे पास संपत्ति भी उतनी है, और हमारा वर्चस्व भी सेंट्रल लेवल पे उतना ही सामंजस्य रख रहा है, ये हमारी तुत्ती बोलती है, ठीक है ना। तो जयपुर वाले तो वैसे मानने को तैयार नहीं। खाना वाना आराम से ले लिया, उदयपुर में चिल कर लिए पूरे में, लेकिन बाद में जब खाने पे इस बात, ये वाली बात आई, तो इन्होंने तुरंत ना कर दिया, नहीं इसलिए खाना थोड़ी खिला रहे थे आप, नहीं साहब हम नहीं मानेंगे। तो उदय जयपुर वाले ने वैसे मना कर दिया। जोधपुर वाले, जोधपुर वाले क्या थे? अरे साहब बड़ा तो मैं हूँ, आप कहाँ से ये बीच में यूनियन वाली बात ले आए? बड़े से तो पूछो, तुम तो पूछ ही नहीं रहे हो, तुम तो अपनी मर्जी की कर रहे हो। यार मैं मानूंगा थोड़ी, बड़ा आदमी हूं मैं, मेरे से पूछना चाहिए था आपको। मैं आपकी बात को कतई स्वीकार नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता। और इसके राजा कौन थे? हनुमंत सिंह। और ये तो पहले ही इसकी फिराक में थे, उधर जाने की ताक में थे, इस टुच्चे से देश में। टुच्चा सा देश ही तो है, कुत्ते के आकार की का, कुत्ते का आकार है इसका, ठीक है ना। तो इस टुच्चे से देश में जाने के लिए वैसे ही आतुर हो रहे थे, तो ये तो वैसे ही मना कर दिया। अरे तू कहीं का सम्मिलित होने के लिए बात कर रहा है यार, मैं तो खुद अपना अलग अस्तित्व की बात कर रहा हूँ, तू फालतू में ही लपड़े जपड़े में पटक रहा है मेरे को, ठीक है ना। तो ये वैसे खत्म हो गया। बीकानेर ने इसलिए मना कर दिया कि एक लुहारू जो स्टेट था उसमें छोटा सा था, ठीक है ना, उसको खुद में सम्मिलित करना चाहता था वो, उसको खुद में मिलाना चाहता था कि तू इधर आ जाए ना तो मैं जोधपुर जितना हो जाऊं, और साले जोधपुर की क्या औकात कि मेरे को फिर आंख दिखा दे। तो ये इसलिए अलग खुद को चाहता था, इसको मिलाना चाहता था। ये देखो बीकानेर लुहारू राज्यों को अपने में मिलाना चाहता था, इसलिए यहाँ इसकी वैसे बात नहीं बनी। तो तीनों ने इसे अपने अपने बात मनवाने के लिए इसमें से अस्वीकार होना स्वीकार कर दिया, ठीक है ना। यानी ये सफल नहीं हुआ, पहला जो प्रयास था वो सफल नहीं हुआ साहब। अब पहला किसने किया? मेवाड़ ने। अब दूसरा बड़ा कौन सा आता है? जयपुर वाला। मैं बोल रहा हूं ना कि जयपुर वाला बड़ा, वो अपनी आर्थिक स्थिति का दोस्त जमारा। अब उसने सोचा, उदयपुर वालों की तो किसी ने बात नहीं मानी, मेरे पास तो पावर है, पैसे है, पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, मेरे पास काहे की कमी है, तो मैं भी एक संघ बुलाता हूँ। कौन सा? राजपूताना संघ, इस नाम से सजेस्ट किया उसने। और उस समय जयपुर के महाराजा कौन थे? सवाई मान सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई मान सिंह, ठीक है ना। तो जयपुर वाले ने क्या सजेस्ट किया? राजपूताना संघ। फिर वही अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई, सबने फिर मना कर दिया साहब, सबने फिर मना कर दिया। फिर उठ खड़ा होता है भाई बड़ों वाले की तो कोई बात नहीं मान रहा, हो सकता है मैंने पहले भी बात चलाई थी एक बार मैंने विवाह का प्रस्ताव पहले भी रखा था सबके सामने, हो सकता है दोबारा वहीं रख ले, क्या पता उस बार उनके पास कोई रिश्ता आया हो इसलिए मना कर दिया हो। अब उनके पास किसी के पास कोई रिश्ता नहीं है, तो मैं एक प्रस्ताव में एक बार फिर से रख देता हूँ, ठीक है ना। चीटी क्या करती है? छोटी सी कोई काम करने जाती है, पहली बार उसको असफलता मिल जाती है, थोड़े दिन हताश होकर बैठ जाती है, लेकिन फिर वो दोबारा चली जाती है, क्या पता इस बार मेरे को सफलता मिल जाए, ठीक है ना। तो यही सोचा कोटे वाले ने कि रिश्ता पहले भी लेके गए थे लेकिन असफल रहा था, तो मैं क्यों नहीं एक बार फिर से रिश्ता लेके जाऊं। कौन सा? हाड़ौती संघ वाला। तो तीसरा प्रस्ताव कोटा हाड़ौती संघ ने लिया। कोटा महाराज भीम सिंह ने यह प्रस्ताव रखा सबके सामने, हाड़ौती वाला। वही फिर अस्तित्व की लड़ाई, सबने फिर मना कर दिया इसमें शामिल होने के लिए। और अंत में फिर एक छोटा मोटा राज्य और खड़ा हुआ। फिर डूंगरपुर वाले ने सोचा, ठीक है ना, वो अलग होने की बात कर रहा था ना, जयपुर सॉरी जोधपुर, अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, ये चार थे जो स्वतंत्र रहने की बातें कर रहे थे। तो डूंगरपुर वाला क्या बोलता है? साले स्वतंत्र तो वैसे भी होने नहीं देंगे, तो क्यों ना एक संग अपन ने भी एक कोशिश कर ही ली जाए, मरते जीवते एक छलांग अपन भी लगाए ले, ठीक है ना। भाई तैरती नदी में खुद भी नहा ले, गंगा में स्नान कर ले, पवित्र हो जाए, तो क्या पता अपना भी बेड़ा पार हो जाए, एक बार तो अपन भी अपना नाम कर ही लेते हैं। तो लक्ष्मण सिंह ने वांगड़ संघ बनाने का प्रस्ताव रखा, फिर से मना कर दिया। तो ये जो चारों प्रस्ताव थे, कोटा सॉरी पहला मेवाड़ वाला भूपाल सिंह ने रखा,
जून 46 में बीएन जो सॉरी के मुंशी जो उनके संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया और राजाओं से अपील की, एक होने का आह्वान किया। ठीक है ना, ये लाइन एज इट इज पूछी गई है भाई। ठीक है ना, इसीलिए लिखी गई है ये। ठीक है ना, ये बीकानेर ने लुहारों को बीकानेर में सम्मिलित होने के लिए इसलिए माने नहीं, जोधपुर वाले अपनी हेकड़ी में थे, जयपुर वाले खुद को अलग रखना चाह रहे थे, इसलिए वो असफल रहा, तीनों ने मना कर दिया शामिल होने की, जयपुर जोधपुर बीकानेर। दूसरा फिर जयपुर वाले उठ खड़े हुए सवाई मानसिंह जी, उन्होंने राजपूताना संघ बनाने का प्रस्ताव दिया। ये भी याद रखना, राजपूताना यूनियन मेवाड़ वाले, राजपूताना संघ जयपुर वाले, और फिर कोटा वाले कहते हैं एक और प्रस्ताव रखते हैं अपन, और कौन सा प्रस्ताव रखते हैं, हाड़ौती संघ वाला, और लास्ट में वांगड़ संघ वाला डूंगरपुर लक्ष्मण सिंह जी प्रस्ताव रखते हैं। चारों के चारों एकीकरण वाले प्रस्ताव है जो वो छिन्न भिन्न अस्वीकार हो जाते हैं, असफल रहते हैं। ठीक है ना, अब क्या होता है ये देखो, राजपूताना को सब एक संघ के रूप में लेने का जो सभी प्रयास थे वो असफल हुए। कितने प्रयास हुए थे, 4। अगर मैं बात करूं 4 नॉर्मली, अगर मैं बात करूं पहला किसने किया था, कोटा वाले, जिसकी चर्चा अपन नहीं करते क्योंकि उसने तो केवल एक आह्वान किया था, कुछ नाम वाम दिए। पहले राजपूताना यूनियन, ठीक है ना, और राजपूताना यूनियन वाला प्रस्ताव किसने दिया, मेवाड़ भूपाल सिंह ने। किसकी सलाह पर सम्मेलन बुलाया था, अपने संवैधानिक सलाहकार के मुंशी सिफारिश पर। फिर राजस्थान संघ, राजपूताना संघ और राजस्थानी संघ, ये किसने, जयपुर वाले ने, मान सिंह जी, लेकिन सबने मना कर दिया। फिर एक छोटा सा राजा कोटा के भीम सिंह जी, उन्होंने हाड़ौती संघ का प्रस्ताव दिया, लेकिन फिर किसी की नहीं दली तो एक और हाथ आजमाया जाए, बागड़ संघ, और बागड़ संघ डूंगरपुर लक्ष्मण सिंह ने ये प्रस्ताव दिया। सारे असफल रहे साहब, ये चारों के चारों जो प्रस्ताव थे ये सारे के सारे असफल रहे। ठीक है ना, अब हुआ क्या कि जब सारे असफल रह गए तो फिर अब दिमाग राजनेताओं का, जो दिग्गज राजनेता उनका दिमाग चलता है, क्यों अब इसको राजस्थान को एकीकरण करने में। राजाओं का प्रयास असफल रहा तो राजस्थान का एकीकरण होता है अब भाई साहब, क्योंकि उधर राजा अपनी अपनी दाल गढ़ने में लगे हुए थे, सब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, तो राजस्थान को एकीकरण करने का जिम्मा अब उठाते हैं भाई साहब मेन जो राजा जो वो होते हैं ना, जो केंद्र लेवल के पटेल जैसे दिग्गज कलाकार, ठीक है ना, उन्होंने इसका जिम्मा उठाया। तो राजस्थान का 7 चरणों में एकीकरण उन्होंने पूरा करा दिया और राजस्थान नाम दिया उसको। ठीक है ना, पूरी राजपूताना की जो 19 रियासतें थी, 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश, इसको एक करने के जो सारे असफल प्रयास थे वो सब प्रयास थे वो असफल रहे। बाद में इनको 7 चरणों में एक किया गया। 1 नवंबर 1956 को ये टोटल एकीकरण समाप्त होता है, वो अपन डिटेल में एक एक के देखेंगे। जब राजस्थान शुरू में था वो 20 श्रेणी का राज्य था। श्रेणी कैसे, उस समय 3-4 श्रेणियां, ए बी सी डी, 4 श्रेणियां थे उस समय। ठीक है ना, ए वाले जो एक एकीकरण के रूप में थे, ठीक है ना, जिन पे ब्रिटिश सीधा आधिपत्य था। बी में रियासतें शामिल थी जिन पे कुछ पे ब्रिटिश आधिपत्य, कुछ स्वतंत्र रूप से थी। सी और डी ये अलग थी। ठीक है ना, तो ऐसे राजस्थान उस समय 20 श्रेणी का राज्य था, लेकिन जब एकीकरण पूरा हुआ तो राजस्थान ए श्रेणी का राज्य बन गया। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है ना, अब देखो एक नॉर्मली अपन देख लेते हैं। मैं कहता हूं कि राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान राजस्थान में कितनी रियासतें, 19 तो रियासतें, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना, और वो कौन सा है, अजमेर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा। ठीक है ना, अजमेर मेरवाड़ा। और 3 ठिकाने कौन से, लावा, कुशलगढ़, निमराना, तीनों ठिकाने। ठीक है ना, 19 रियासतें। कितने चरणों में पूरा हुआ भाई एकीकरण, 7 चरणों में। कब पूरा हुआ, 1 नवंबर 1956। कितने दिन लगे टोटल, 8 वर्ष 7 माह है, कुल 14 दिन का समय लगा भाई साहब राजस्थान को एक होने में। ठीक है ना, इतने दिनों में एकीकरण पूरा हुआ। और राजधानी बाद में किसको रखी गई,
जब अंत में राजधानी का मुद्दा आया तो एक सत्यनारायण राव कमेटी समिति, वो बाद में पढ़ेंगे अपन, सत्यनारायण राव समिति, ठीक है ना। 3 सदस्य थे इसमें, 3 सदस्य थे भाई, और जयपुर को राजधानी बनाया गया, ठीक है ना। तो ये इन्होंने अनुशंसा की थी, ठीक है ना। तो ऐसे अपने को ये याद रखना है, ठीक है ना। अब मोटा मोटी अपन एक एक चरण को अपन देखते हैं। सबसे पहला चरण आता है मत्स्य संघ। कौन सा? मत्स्य संघ। आप देखो, इससे पिछली वाली स्लाइड में देखना है, इसको याद करने का मैं एक तरीका भी आपको बता देता हूं, कैसे अपने को संघ को याद करना है, कैसे याद करें कि ये सारी की सारी अपने को तारीखें भी इनकी इंपॉर्टेंट है, इनके प्रधानमंत्री, देखो 4 चीजें अपने को याद करनी है। मेनली अपनी 4th ग्रेड पे फोकस है, तो उस हिसाब से मैं बता देता हूँ क्या क्या याद करने हैं। एक तो इनकी राजधानी, हर एक चरण की राजधानी कहाँ थी, इस समय प्रधानमंत्री कौन था, इनका उद्घाटन किसने किया, इनका राज प्रमुख कौन था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट, ये चारों तो आपको एज इट इज रटी हुई होनी चाहिए दिमाग में। एक तारीख, तारीख और ये एक नाम, ये 5 हो गए ना, 4 2 6, नाम भी और इसकी तारीख भी, ये दोनों भी, और 4 ये साथ में, ये 5 चीजें अपने याद रखनी। अब देखो कैसे याद करने। पहला चरण राजस्थान, सॉरी मत्स्य संघ, मत्स्य संघ की पहला नाम मत्स्य संघ, तारीख देख लेना भाई इसकी 18 मार्च 1948। 1948 तो अपने को याद रखना है, 47 में भारत आजाद हुआ, ठीक है ना। उसके बाद में ये सारी कार्रवाई शुरू होती है, तो 18 मार्च, देखो कैसे याद करना है, 18 मार्च, एक सप्ताह बाद, एक सप्ताह बाद, एक सप्ताह बाद कौन सा दूसरा चरण, 25 मार्च, ठीक है ना। 1948 की बात हो रही है। कौन सा संघ बना, राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान। मत्स्य संघ, इसमें कौन शामिल हुआ, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD, शुरू की 4 चीज, शुरू का चरण और शुरू की 4 अक्षर ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और अगर मैं ठिकाने की बात करूं तो अलवर का एक निमराना ठिकाना भी इसमें शामिल किया। भाई अलवर शामिल है तो उसके ठिकाने को थोड़ी छोड़ेंगे, तो निमराना इसमें ठिकाना शामिल किया गया। वो सारी पढ़ेंगे अपन, राजधानी कौन सी थी बाद में, याद करने का एक बार अपन इसका जुगाड़ देखते हैं। दूसरा चरण 7 दिन बाद में, और 7 दिन में संघ, भाई पहले में मत्स्य, दूसरे में 7 दिन में संघ। और संघ कौन सा, पूर्वी राजस्थान वाला। पूर्वी में कौन सा, हाड़ौती आ गया, किशनगढ़ आ गया, किशन शाह, टोंक आ गया, और शाहपुरा आ गया, कुशलगढ़ आ गया, ठीक है ना। वो अपन डिटेल में भी देख लेंगे, ये सारी रियासतें आ गई, ठीक है ना। अब ये एक सप्ताह बाद में, और तीसरा चरण था वो 1 महीने बाद में, तीसरा चरण 1 माह बाद, ऐसे याद रखना है। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, उसके 7 दिन बाद में 25 मार्च को पूर्वी संघ, ठीक है ना, पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। और 18 मार्च के बाद में 1 महीने बाद में 18 अप्रैल को कौन सा, संयुक्त राजस्थान। कौन सा, संयुक्त राजस्थान, 18 अप्रैल, याद रखना भाई तीनों। पहले 18 मार्च, आंखें बंद करने हैं, याद करना है। पहला चरण 18 मार्च, दूसरा चरण उसके 7 दिन बाद में यानी 1 सप्ताह बाद में, तीसरा चरण उसके 1 महीने बाद में, उसके 1 महीने बाद। तीनों चरण याद हो गए भाई, इसी से याद करने हैं तीनों चरण, ठीक है ना। चौथा चरण 1948 की बात, 1948 के बाद में आते हैं 49, ठीक है ना। ऐसे याद करने हैं, 3 48 में, 3 तो आगे शुरू वाले 48 में, 2 आ जाएंगे 1949 में, 1 आ जाएगा 1950 में। ऐसे याद करने हैं अपने को, 3 आ जाएगी 48 में, 2 आ जाएगी डेट 49 में, 1 आ जाएगी 50 में, और लास्ट वाली तो 1956, 1 नवंबर 1956 अपने को पता है, वो नहीं पढ़नी, ठीक है ना। तो ये तीनों याद, ऐसे याद करनी है। पहला 18 मार्च, उसके 7 दिन बाद में 25 मार्च, उसके एक मत्स्य संघ के 1 महीने बाद में 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान। और दूसरा जो चरण हुआ था 2 दूनी 4, 2 दूनी रे, ऐसे याद करने हैं, 2 दूनी 4। तो दूसरे चरण से मैं संपर्क सीधा चौथे चरण का ले आता हूं, 1 महीने, 1 साल और 5 दिन बाद, 1 साल 5 दिन बाद, 1 साल 25 मार्च 1949, और उसके 5 30 मार्च, तो 30 मार्च 1949, ठीक है ना। और 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है रे, राजस्थान दिवस, ठीक है ना। पहली बार राजस्थान नाम यहीं से आता है, व्रत राजस्थान, पूरा राजस्थान एक हो जाता है लगभग, ठीक है ना। फिर 5वां चरण 15 मई, 5 4 15, 5 4 15, मैंने बताया ना भाई। 3 तारीखें तो 48 से याद रखनी है अपने को, 3 तारीखें तो 48, और वो तीनों तारीख याद हो गई। मैं भी डिटेल में एक बार और देख लें, ठीक है ना। छठा चरण कैसे याद रखेंगे, 6 4 26, 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। संविधान वाला दिवस याद कर लेना भाई,
ठीक है ना। और 7वां चरण सबको पता ही है, ठीक है ना। तो देखो एक बार, पहला चरण मैं यहां लिख रहा हूं, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा, तीन। पहले तो तीन देख लेते हैं, ये तीनों कौन से हैं, 1948 वाले, ठीक है ना। 18 मार्च, 18 से एक सप्ताह बाद में 25 मार्च, और फिर इसके एक महीने बाद में 18 अप्रैल, ठीक है ना। ये हो गई 1948 वाली डेट, ठीक है ना। अब तीन तो ये हो गई, दो 1949 वाली हो गई। अब दो 1949 वाली कौन कौन सी हो गई रे, 18 मार्च देखा अपन ने, ठीक है ना। दो दो दूनी चार, चौथा चरण है, तो दो दूनी चार, इससे कनेक्ट कर दो, एक साल बाद में। और मैं याद करता हूं एक साल बाद में 30 मार्च, 1949, याद ही नहीं करना 49 तो। और 5वां चरण, 5 तिया 15, तो 15 मई, मैं से मैं, ठीक है ना। मैं 5वें में मैं 15, ठीक है ना। और एक 1950 वाला आ गया, 1950 वाला कौन सा, छठा चरण। और 6 4 26, तो 26 क्या, एक ही तारीख याद है 26 की, तो 26 जनवरी वाला, ठीक है ना, संविधान वाला। और एक 1956 लास्ट में बच ही गया, नवंबर वाला, जब लास्ट में अंतिम होता है। तो ऐसे याद करना अपने को। 48 वाली 3 तारीखें याद करनी है, 18 मार्च याद करना है एक, उससे 2 तारीख और याद आ जाए, उसके 7 दिन बाद में, एक सप्ताह बाद, एक सप्ताह बाद दूसरा चरण, ठीक है ना। और उसके एक माह बाद तीसरा चरण, ठीक है ना, 25 अप्रैल, 18 अप्रैल वाला। 1949 में 2 चीजें याद रखनी है, 4 से 30 मार्च, 2 वाले से 25 मार्च से एक महीना, एक साल आगे 30 मार्च, और 5 3 15, ठीक है ना। 5 5 5 5 15, 5 15 5 15, ठीक है ना, मई। और 6 वाला 26, 6 से 26, 5 से 15, 6 से 26, ठीक है ना। छठा चरण 26 में, 5 से 15, 26 वाले 26 जनवरी 1950, और 15 वाला 1949 में। अब देखो, ठीक है ना। अब एक एक चरण अपन डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये लो साहब, पहला चरण, पहला चरण आओ, कितनी रियासतें, 4 रियासतें, और एक केंद्र, ये ठिकाना। और ABCD कौन से, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है ना, चारों रियासतें शामिल। अब अलवर, अब एक एक को याद रखना। अलवर में क्या किया, अलवर को राजधानी बनाएगी इसकी मत्स्य संघ की। यहाँ के जो नेता थे शोभालाल कुमावत, उनको मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है ना। जुगल किशोर चतुर्वेदी थे, उनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया। यहाँ के सारे याद करने हैं, ये याद भले ही ना हो, ये चीजें जो मैंने 4 बताई थे ना, राजधानी, उद्घाटनकर्ता, राज प्रमुख, राजधानी, ये याद होना जरूरी है, ठीक है ना। इसका नामकरण किसने किया, के मुंशी, कौन थे, ये मेवाड़ महाराणा के सलाहकार थे। और इसके अन्य मंत्री, ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा हुआ, 4th ग्रेड में संभावना नहीं है कि यहाँ से अंदर अंदर से भी क्वेश्चन पूछेगा। गोपाल लाल, मंगल लाल, बोलेलाल और चिरंजी लाल, ये संभावना कम है 4th ग्रेड की, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है वैसे, ठीक है ना। तो हो जाए तो याद कर लेना। दूसरा भरतपुर, भरतपुर से क्या हुआ, भरतपुर का जो किला था लोहगढ़ किला, वहां इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसने किया, गाडगिल ने, किसने किया, गाडगिल ने, ठीक है ना। करौली, करौली के जो शासक थे कौन सा, उपराज प्रमुख गणेश लाल, उनको उपराज प्रमुख बनाया गया। पहले तेज सिंह थे, मैंने बनाया ना, इनको पदच्युत करके दिल्ली में नजरबंद कर दिया महात्मा गांधी के कारण, तो इसलिए इनको बनाया गया बाद में। ये भी 4th ग्रेड वालों को याद रखना जरूरी नहीं है, पटवारी वगैरह में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये राज प्रमुख, केवल अपने को राज प्रमुख याद करना है। उदयपाल सिंह कहाँ के थे, धौलपुर के। अब देखो क्या याद करना अपने को, राजधानी, प्रधानमंत्री, उद्घाटन कहाँ हुआ और किसने किया, ये चारों चीजें तो आपको याद, एक राज प्रमुख, सॉरी, ये 5 चीजें तो अपने को हर में याद रखनी है। तारीख अपन ने याद कर ली, एक सप्ताह वाला, एक महीने वाला, एक साल वाला, 5 15 6 26 वाला, ठीक है ना। तो वैसे ही नाम याद रखने अपने को। पहले में कौन सा मिल, 4, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और निमराना। अलवर को राजधानी बनाई, शोभालाल कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया। भरतपुर किले में BN गाडगिल ने उद्घाटन किया, और उदयपुर के धौलपुर के उदयपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, ठीक है ना। कंप्लीट डिटेल, के मुंशी ने इसको मत्स्य संघ नाम दिया। दूसरा चरण अपना चलता है पूर्वी राजस्थान वाला, समझाने की बात थी वो मैंने बता दी कैसे इसको रटना है, याद करना है। दूसरी 15 वाला, ठीक है ना, 7 दिन में, एक सप्ताह बाद में, किसको, पूर्वी राजस्थान को, पूर्वी राजस्थान को। पूर्वी राजस्थान में कौन मेनली, हाड़ौती संघ, निचल वाला बांगड़, छोटे छोटे सारे, छोटे छोटे जो बचे ना वो सारे आ जाएंगे। किसे किशनगढ़ है भाई, किसे किशनगढ़, सा से शाहपुरा, कुसे कुशलगढ़, बांसवाड़ा वाला है ना। वांगड़ में वही नीचे वाले तीनों, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाले। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा को इस समय राजधानी बनाया गया, और कोटा के जो महाराज थे, महाराव भीम सिंह, उनको इसका
राज प्रमुख बनाया गया। उद्घाटन किसने किया? कोटा में किसने? एनवी गाडगिल ने, ठीक है ना, एनवी गाडगिल ने। अब देखो मत्स्य संघ का उद्घाटन भरतपुर में होता है, बाकी सबका उद्घाटन केवल राजधानी में होगा। तो जहां उसकी राजधानी होगी, राजधानी कौन सी? कोटा, तो जहां राजधानी होगी वहीं उसका उद्घाटन होगा। अब उद्घाटन करता कैसे याद करने? दो में गाडगिल है, एक में नेहरू है, तीसरे में और चौथे में कौन है? पटेल जी है, ठीक है ना, ऐसे याद करना है। गाडगिल गाडगिल, पटेल नेहरू पटेल, ठीक है ना। तो कोटा राजधानी, पहले की अलवर राजधानी या कोटा राजधानी, ठीक है ना। ये दोनों जो थे इनको उपराज प्रमुख बनाया गया था। देखो फोर्थ ग्रेड में उपराज प्रमुख वाली संभावना बहुत कम है, राज प्रमुख राजधानी यही आने की संभावना पूरी है। ये पटवारी वगैरह में आ सकता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, वरिष्ठ था कनिष्ठ था, ठीक है ना। इसमें महाराज जो चंद्रवीर सिंह थे बांसवाड़ा के, उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है, मैं नहीं मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। यानी एकीकरण में जब शामिल होने के अधिमिलन पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो उनका ये कथन बहुत प्रसिद्ध हुआ था कि मैं अपनी डेथ, अपनी मृत्यु के उसमें पत्र पे साइन कर रहा हूँ। तो ये कथन किसका था? महाराव चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के जो राजा थे, ठीक है ना। और शाहपुरा के जो गोकुलाल असावा थे, ये शाहपुरा के थे, गोकुलाल असावा, उनको इनका इस संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट है तीसरा संघ, और तीसरा बताया था ना, एक मत्स्य संघ के एक महीने बाद में 18 अप्रैल, ठीक है ना, इसको क्या नाम दिया गया? संयुक्त राजस्थान। अब तीसरे, पहले में तीन चार तो पहले में आ गई, छोटी मोटी है वो दूसरे चरण में आ गई, ठीक है ना। पूर्वी राजस्थान वाली छोटी मोटी रियासतें, एक बड़ी रियासतें बच गई उदयपुर, तो इसको तीसरे चरण में शामिल। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ। मेवाड़ का विलय कौन से चरण में किया गया? मेवाड़ का विलय, मेवाड़ की बात करें तो उदयपुर, तो उसका विलय तीसरे चरण में किया गया। अब उदयपुर की बात आ गई तो उदयपुर की जो भी है राजधानी भी उदयपुरी है, यहाँ के जो राजा है महाराणा भूपाल सिंह वो इसके राज प्रमुख होंगे, और प्रधानमंत्री है वो माणिक्यलाल, उदयपुर के फेमस नेता है माणिक्यलाल वर्मा जी, वो यहाँ के प्रधानमंत्री होंगे। ये चारों चीजें अपने को याद रखनी है। उद्घाटन उदयपुर में, मैं बताया ना कि जहां राजधानी होगी वहीं उसका उद्घाटन होगा, लेकिन एक अपवाद है मत्स्य संघ, उसका उद्घाटन भरतपुर किले में होता है, जबकि राजधानी अलवर है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। उपराज प्रमुख कोटा भीम सिंह और डूंगरपुर लक्ष्मण सिंह, ये याद हो तो सही है, भली है, नहीं हो तो भली है, ठीक है ना। लेकिन ये चीजें अपने को याद रखनी है भाई, और बाकी जो चीजें है ना उपराज प्रमुख के अलावा ये सारी डिटेल अपने को याद होनी चाहिए, तारीख भी याद होनी चाहिए एज। नेक्स्ट है चौथा चरण, व्रत राजस्थान, मत्स्य संघ 18 मार्च, ठीक है ना। 18 मार्च से 25 मार्च एक सप्ताह बाद में, और 18 अप्रैल एक महीने बाद में, 18 अप्रैल एक महीने बाद में, ठीक है ना। ये तो 1948 बात होगी। अब 1949 में दो थे, 1949 में एक तो अपन बात करेंगे 25 से 30, तो 30 मई वाली बात आ जाएगी। और एक पांचवा चरण 5 × 15, तो 15 मई वाली, सॉरी ये मार्च वाली 30 मार्च और 15 मई वाली बात, तो यही आ गई 30 मार्च वाली बात, ठीक है ना। तो 30 मार्च वाली बात अपने को कैसे याद रखनी है? चार बड़ी रियासतें, यहाँ भी कौन कौन सी बड़ी रियासतें? जैसलमेर, बीकानेर, उसका उदयपुर का तो हो ही गया तीसरे चरण में, अब बची ये रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। चौथा चरण, अब देखो इसको याद करनी है, चौथा चरण 30 मार्च तो याद हो जाएंगे, चार बड़ी रियासतें, ऐसे याद कर लेना। चौथे चरण चार बड़ी रियासतें, और चार बड़ी में एक बड़ी तो सबको याद होगी कि सबसे बड़ी कौन सी है, जयपुर में जहां अपन है वही। अब जयपुर ही याद कर लेना आपको, क्योंकि राजधानी भी जयपुर है, जयपुर के राजा इसके राज प्रमुख है, प्रधानमंत्री जी जयपुर वाले, हीरालाल शास्त्री जी जो नेता थे प्रजामंडल के, उद्घाटन भी जयपुर में हुआ, पटेल द्वारा किया गया, ठीक है ना। और जो एक ठिकाना था लावा, उसको जयपुर में मिलाया गया। पहली में निमराना मिलाया, दूसरी में कुशलगढ़ मिलाया, और इस वाले में चौथे चरण में किसको? लावा को मिला गया जयपुर में, ठीक है ना। जयपुर में मिलाया, ये याद रखना, फिर जयपुर को इसमें मिलाया, ऐसे याद रखना है। महाराज प्रमुख मेवाड़ भोपाल सिंह, इंपॉर्टेंट है भाई, एकमात्र महाराज प्रमुख है ये, क्योंकि दो बड़ी रियासतों में टक्कर हो गई। अब जयपुर खुद को बड़ा माने और उदयपुर वैसे बड़ा, वो प्राचीनतम रियासत, तो उसकी भी बात रखनी जरूरी। तो राज प्रमुख तो जयपुर वाले को बनाया गया, भाई आप बड़े हो तो राजधानी आपके पास है तो आप राज प्रमुख रह जाओ। लेकिन इससे ऊपर एक और पद दिया गया महाराज प्रमुख, वो कौन थे? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, एकमात्र महाराज प्रमुख थे वो राजस्थान के। इसके बाद में महाराज प्रमुख का कोई पद नहीं था, इससे पहले भी नहीं था, इसके बाद में नहीं था। तो ये क्वेश्चन पटवारी में भी आया हुआ है काफी बार, और एग्जाम ग्राम सेवक वगैरह पुलिस में भी आया हुआ कि राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, ठीक है ना। अब इसमें एक समिति का गठन किया गया, BR पटेल समिति, ठीक है ना। इस समय चौथे रियासत BR पुरी इसके अध्यक्ष थे, इसके सदस्य थे TC पुरी, SC HP सिन्हा, 3 सदस्यों वाली एक समिति का BR पटेल समिति का गठन किया गया। कारण राजधानी और 5 जो विभाग थे उनके समाधान हेतु कि राजधानी किसको रखा जाए, क्योंकि विवाद हो रहा था। मेवाड़ भी, जोधपुर भी, जयपुर भी, सब बड़ी रियासतें यहाँ है,
तो सब में विवाद होना सुनिश्चित था। तो इसके विवाद के लिए किस समिति का, बी आर पटेल समिति का गठन किया गया और इसने कहा कि राजधानी तो रहेगी जयपुर, राजधानी तो जयपुर रहेगी। न्याय वाला जो क्षेत्र है, न्याय विभाग, वो जोधपुर को दिया गया, इसलिए तो जोधपुर हाईकोर्ट का जो मुख्यालय कहाँ है, जोधपुर में, हाईकोर्ट का राजस्थान का। शिक्षा वाला जो पैटर्न है वो अपन बीकानेर को देते हैं, बीकानेर प्रारंभिक शिक्षा का मुख्यालय भी है, ठीक है ना। खनिज वाला जो सिस्टम है वो जहाँ RS राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स सबसे ज्यादा, उसका मुख्यालय कहाँ है, उदयपुर में, तो उसको दे देते हैं। कृषि वाला जो इलाका है, कृषि वाला, कृषि विभाग, वो अपन भरतपुर को दे देते हैं, क्योंकि यहीं पे किसकी स्थापना हुई है, सेवन अनुसंधान केंद्र ससो की 1992 में, ठीक है ना। और बच्चा कौन सा, वन वाला, वन और सहकारी वाला, तो साहब ये कोटा संभाग में बहुत ज्यादा है तो कोटा को दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 विभाग और राजधानी के मुद्दे के सॉल्यूशन के लिए बी आर पटेल समिति गठित की गई। 3 सदस्य इसमें थे, राजधानी जयपुर के बनाया गया और ये 5 विभाग थे, न्याय जोधपुर को, शिक्षा बीकानेर को, खनिज उदयपुर को, कृषि विभाग भरतपुर और वन और सहकारी विभाग कोटा में रखे जाने हेतु समिति ने सिफारिश की और ये यही रखेगी, वर्तमान में भी यही है, ठीक है ना। तो ये अपने को सारी डिटेल इसमें याद रखनी है, ठीक है ना। 5वें चरण की बात करें, संयुक्त व्रत राजस्थान 5 और 15 मई, 15 मई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय बचा कुचा अब 2 धड़ बट गए। मत्स्य संघ पहले वाला चरण अलग हो गया और जो चौथा चरण था वो सारा एक तरफ हो गया। भाई एक तो छोटी मोटी रियासतें और बड़ी रियासतें सबको एक करके तो चौथा चरण बना दिया, और मत्स्य संघ अभी भी अकेला दुकेला पड़ा हुआ है तो इसको भी एक करना है, तो मत्स्य संघ को इसमें मिलाया गया। किस समिति की सिफारिश पर, शंकर देव राव समिति की सिफारिश पर। इंपॉर्टेंट है भाई, किस समिति की सिफारिश पर धौलपुर को राजस्थान संघ में शामिल किया गया, किसकी सिफारिश पर, शंकर देव राव समिति की सिफारिश पर। मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में मिलाया गया, ठीक है ना। कब, 15 मई को याद रखना है। इसके अध्यक्ष कौन थे, शंकर देव राव। ये भी 3 समिति है, जितनी भी समितियां ना वो 3 सदस्य ही थे, आर के सिद्धावा और प्रभु दयाल इसके अन्य सदस्य थे। छठे चरण, सब कुछ मिल गया, ठीक है ना। देखो छोटी मोटी रियासतें मिल गई, जो मत्स्य संघ था वो मिल गया, छोटी रियासतें मिल गई सारी, बड़ी मिल गई। एक जो विवाद वाली स्थिति है सिरोही वाली, अब वो बचा हुआ है, उसको भी ले लेते हैं। एक अजमेर बचा हुआ है, उसका भी नंबर अब बचे कुछ इन दोनों का नंबर आएगा, दोनों में सिरोही का विलय किया गया, ठीक है ना। पूर्ण विलय सिरोही का 7वें चरण में होता है, क्योंकि जो आबू और देलवाड़ा थे, आबू देलवाड़ा सहित 89 गांव थे, वो बम्बई प्रांत को दे दिए गए। बम्बई बाद में टूट के महाराष्ट्र और गुजरात बनता है, ठीक है ना। पहले इसको बॉम्बे प्रांत कहा जाता था। तो राजस्थान के जो आबू और देलवाड़ा वाला इलाका था ना, उसके 89 गांव बम्बई प्रांत को दिए गए और शेष सिरोही, इसके बाद में जो सिरोही बचता है वो राजस्थान संघ में मिलाया गया, ठीक है ना। राजपूताना का नाम इस बार राजस्थान रह गया, और इससे पहले सबके नाम क्या थे, प्रधानमंत्री, लेकिन अब क्या नाम किया गया, हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री। तो इस चरण में राजपूताना का नाम राजस्थान संघ रखा गया छठे चरण में, और जो प्रधानमंत्री का चलन आ रहा था उसको बदल के इसमें नामकरण क्या किया गया, मुख्यमंत्री। और किसको बनाया गया, अब देखो जब जयपुर शामिल हो जाता ना, ये भी याद रखना, ज्यादा रटने वाली चीज नहीं है। जब से जयपुर शामिल हुआ है सब कुछ जयपुर ही है, राजधानी जयपुर, हीरालाल शास्त्री है, राजप्रमुख मान सिंह, तो जयपुर ही याद रखना उसके बाद में, ठीक है ना। तो ज्यादा माथापोड़ी वाली बात नहीं है। लास्ट चरण है अपना 7वां चरण, जब राजस्थान एक हुआ 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन थे, फैजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग 3 सदस्यीय समिति, जिसके अध्यक्ष फैजल अली थे, न्यायाधीश थे ये, ठीक है ना। उनकी सिफारिश पर आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है ना। आबू देलवाड़ा पहले बॉम्बे प्रांत को दे दिए थे ना, अब पूरा राजस्थान में आ जाएगा। बच्चा कौन सा, एक अजमेर मेरवाड़ा, और मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा, ठीक है ना, उसको राजस्थान में मिलाया गया। जबकि राजस्थान का जो सिरांज झालावाड़ वाला इलाका ना, झालावाड़ का एक गांव है, एक क्षेत्र है सिरोंज, वो मध्य प्रदेश से मिलाया गया। अब कौन कौन से मिलाएंगे, क्वेश्चन ये आ जाए, अजमेर मेरवाड़ा का विलय कब हुआ, ब्यावर का विलय कब हुआ, टोटगढ़ का विलय कब हुआ। तो अजमेर वाले जितने भी इलाके उनका विलय 7वें चरण में। आबू देलवाड़ा स्पेशली अगर सिरोही का विलय पूछे तो 6ठे चरण में। आबू देलवाड़ा का विलय सहित संपूर्ण सिरोही का विलय कब हुआ, तो 7वें चरण में, ठीक है ना। पॉइंटों पे भी ध्यान देना अपने को। अब राजस्थान को ए श्रेणी का राज्य बनाएगा, पहले बी का था, अपन ने शुरू में बात कर ली। सिरोही का पूर्ण विलय हुआ, सिरोही का विलय 2 चरणों में हो गया ना, सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ, एक 6ठे चरण में और एक 7वें चरण में जब आबू देलवाड़ा मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना, पहले याद कर लिया 8 वर्ष 7 व 14 दिन में राजस्थान का विलय हुआ। जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ तब मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। 7वां संविधान संशोधन 1956 लागू हुआ। इसमें क्या किया कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल बनाया गया। राज प्रमुख का पद चल रहा था,
राजाओं को बना रहा था। अब खत्म करते हैं भाई, राजस्थान भारत में राज व्यवस्था आ गई, लोकतंत्र आ गया, तो अब राज प्रमुख कोई नहीं होगा, राज्यपाल होगा। पहले पीरियड्स दी जा रही थी जब एकीकरण हुआ तब, लेकिन बाद में 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राजाओं की पेंशन बंद कर दी गई। पीरियड्स मतलब जो पेंशन दी जाती थी ना उनको, वो बंद कर दी गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जब एकीकरण हुआ उसके बाद में उससे उस समय 25 जिले थे, ये याद रखना भाई। एकीकरण हुआ उस समय कितने जिले थे? 25 जिले। 26वां जिला अजमेर बना था, तो यहाँ राजस्व विभाग का मुख्यालय रखा गया। राजस्व विभाग है ना, राजस्व मंडल और राजस्व विभाग, जो पटवारियों की भर्ती वगैरह करता है, तहसीलदारों की पदोन्नति वगैरह सारी करता है राजस्व मंडल, ठीक है ना। और राजस्व विभाग का एक और है भू प्रबंध विभाग, करंट से जोड़ देते हैं देखो इसको, सेटलमेंट विभाग, भू प्रबंध विभाग, और एक कॉलोनाइजेशन उपनिवेशन विभाग। पटवारी में इन तीनों से ही आपको वो मांगी गई थी प्रायोरिटी, ठीक है ना। तो ठीक है ना, सेटलमेंट विभाग। सेटलमेंट विभाग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डीआरएलएमपी का ये नोडल है ना, केंद्र की डीआरएलएमपी एक योजना है, उसका नोडल सेटलमेंट भू प्रबंध विभाग है, ठीक है ना। अंत में राजधानी विवाद के लिए एक और समिति गठित की गई, सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया, ठीक है ना, ये भी याद रखना। अब देखो मैं यहाँ ले लेता हूँ एक बार मोटा मोटी और देख लें। राजस्थान 2 3 4 5 6 चरण पढ़ लेते हैं। 7वां तो सबको पता है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा, 5वां और 6ठा चरण। देखो सब यही याद हो जाए क्या क्या पढ़ना आपने को। पहला चरण मत्स्य संघ, कब? 18 मार्च 1948। ये तीनों बात 1948 की होगी। ये जो दोनों मुद्दे होंगे ये 1949 के होंगे, और ये वाला होगा 1950 का होगा। मत्स्य संघ कौन? ABCD और निमराना वाला शामिल, ABCD और निमराना वाला शामिल। राजधानी अलवर को बनाया गया, ठीक है ना। धौलपुर उदयभान सिंह राज प्रमुख थे इसमें। उद्घाटन किसने किया? गाडगिल ने, ठीक है ना, गाडगिल ने। ये राजधानी अलवर, उद्घाटन कहाँ हुआ? भरतपुर में, ठीक है ना। और राज प्रमुख धौलपुर उदयभान सिंह को बनाया गया, गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया। दूसरा, इसके 7 दिन बाद में पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ, पूर्वी या राजस्थान संघ कब? 7 दिन बाद में, सॉरी 25 मार्च, 25 मार्च। अब किसको मिलाया गया? छोटी छोटी सारी रियासतें, ऐसे लिख लो आप, तो छोटी छोटी रियासतें सारी। छोटी में कौन आता है? कोटा राजधानी है, यही उद्घाटन किसने किया? गाडगिल ने किया यहाँ भी, ठीक है ना। कोटा राजधानी बना, कोटा के ही जो राजा थे वो राज प्रमुख बनाएंगे, और क्या बचा? उद्घाटन यहाँ कोटा में ही हुआ, राजधानी भी कोटा है, राज प्रमुख भी है, ठीक है ना। और कोटा के वो शोभालाल कुमावत, सॉरी शोभालाल कुमावत तो यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए ना मत्स्य संघ के, शोभालाल। और यहाँ गोकुलाल असावास शाहपुरा के, गोकुलाल असावा को प्रधानमंत्री बनाएगा, ठीक है ना। तीसरा, इसके 1 महीने बाद में राजस्थान संघ या संयुक्त व्रत राजस्थान, संयुक्त राजस्थान जो भी नाम था इसका, ठीक है ना, वो 1 महीने बाद में। और 1 महीने बाद 18 अप्रैल को इस बार क्या किया? उदयपुर को इसमें मिलाया गया, ऊपर वाले में। तो अब राजधानी उदयपुर, माणिक्यलाल वर्मा, और उदयपुर में उद्घाटन किसने किया? नेहरू ने किया। देखो इसको ऐसे याद रखना, गाडगिल गाडगिल नेहरू पटेल, चारों उद्घाटन करता याद हो जाएंगे। और 5वां चरण, चौथा, चौथा से 30 संयुक्त राजस्थान, संयुक्त या व्रत राजस्थान जो भी है इसका नाम, ठीक है ना। ये 25 तो 30 मार्च 1949 की बात। अब क्या बचे? चौथा चरण है, तो 4 बड़ी रियासतें। और 4 बड़ी कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर वाली। जयपुर की बात आ गई तो सब कुछ जयपुरी अब, ठीक है ना। महाराज प्रमुख वाला याद रखना है कि उदयपुर के जो भोपाल सिंह थे उनको महाराज प्रमुख बन गया, जयपुर वाले राज प्रमुख थे इसमें, और जयपुर राजधानी थी, उद्घाटन पटेल ने किया जयपुर में ही, ठीक है ना। ऐसे सारी याद रखने में। 5वां, 5 4 15, 15 मई। अब बचा कौन सा? मत्स्य संघ को मिलाना है, तो अब साहब मत्स्य संघ को मिला दो, मत्स्य संघ को चौथे चरण में मिला दो, ठीक है ना। शंकर देवराव समिति किसी परिस पर मिलाया जाता है। तो अब बचा जयपुर वाला, मैंने बताया ना, अब सब जयपुर आ जाएगा जो पहले ऊपर था। और छठा चरण सिरोही का विलय करवा दो साहब। कब करवा दो? जब संविधान लागू हुआ 6 4 26, तो 26 जनवरी वाला याद रखो, 1950 वाला, ठीक है ना। सिरोही, लेकिन आबू देलवाड़ा को उठा दो, आबू देलवाड़ा को अपन MP में दे देते हैं, उधर दे देते हैं साहब। और 7वां चरण जो अंतिम 1 नवंबर को हुआ, उसमें सिरोही का पूरा विलय, अजमेर का पूरा विलय, और सुनील टप्पा जो MP का था वो तो हालांकि ऊपर ही मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, ठीक है ना। तो 7 चरणों में टोटल कंप्लीट हुआ, कुल 8 साल 7 माह 14 दिन लगे, ठीक है ना। कितनी रियासतें? 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। कितने प्रयास किए गए? 4 प्रयास किए गए। कोटा ने सबसे पहले किया, सारे सफल रहे, ठीक है ना। रियासती विभाग 5 जुलाई को सरदार पटेल की अध्यक्षता में गठित किया गया, जिसने ये सारी
जो दुविधा थी उसको पूर्ण करते हुए राजस्थान को 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों में राजस्थान को संपन्न किया। ठीक है ना। तो राजस्थान स्थापना दिवस 2 तारीख है, एक तो 30 मार्च, ये तो है राजस्थान दिवस, और एक है 1 नवंबर, ये राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। हालांकि अभी घोषणा की थी राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा, अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी नव सहस्र जो नववर्ष शुरू होता है ना हिंदुओं का, तब मनाया जाएगा अब राजस्थान। ठीक है ना, भजन लाल जी ने ये घोषणा कर दी। ठीक है ना। तो आज अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, 2 क्वेश्चन मिनिमम, 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है ना। तो आज अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, राजस्थान का एकीकरण। और जो बात हो रही थी इतिहास वाले पोर्शन में, ये 2 ही टॉपिक मेन थे, क्रांति और एकीकरण, दोनों अपन ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना। तो अच्छे से इसको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है ना। याद क्या रखना है, कितने चरण, कौन कौन से चरण की कौन कौन सी तारीख, कौन कौन से नाम थे, कौन कौन प्रधानमंत्री था, कौन कौन उसमें शामिल हुए रियासतें, उसका उद्घाटन किसने किया, राजधानी कौन सी थी, उसके राष्ट्र प्रमुख कौन थे। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है। तैयारी को बेहतर करने के लिए अपने को समय को पूर्ण उपयोग करना होगा, आपको रैपिड रिवीजन करना होगा, 3 महीने में आपको सिलेक्शन लेना है। और इससे ज्यादा वैकेंसी मेरे को नहीं लगता है कि राजस्थान में कभी आने की संभावना है, क्योंकि इस समय राजस्थान पुलिस है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, 4th ग्रेड है, हाई कोर्ट है। ठीक है ना। सारी वैकेंसी आपके सामने है, बस तैयारी को अच्छी तरह से मजबूत करने की आपको आवश्यकता है। धन्यवाद, ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय सिया राम। ठीक है ना।